गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है और कल के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और उनको कैटेगराइज किया था वेदर दे आर अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन में कौन से टाइप के हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड है या फिर मेटालिक है, आयोनिक है। इस तरह का हमने क्लासिफिकेशन देखा था। ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, आपको याद रखना भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। यहाँ से ईच एंड एवरी पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन किया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं, बराबर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन वन एंड द सेम थिंग है। हाउ कैन वी डिफाइन क्रिस्टल, वही डेफिनेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। The homogeneous solid in which constituent particles like atoms, ions or molecules are arranged in a definite repeating pattern throughout the solid in three-dimensional space is called as a crystalline solid. फिर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखी थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, मतलब दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, बराबर। क्रिस्टलाइन सॉलिड possess sharp edges and smooth faces, ये भी हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। उसके बाद अब हमने जाना है डिटेल में, अब हम देखेंगे यूनिट सेल। तो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बिलीव्ड टू बी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। व्हाट इज मीन बाय यूनिट सेल? तो मैंने आपको बताया था यूनिट सेल की डेफिनेशन ठीक वैसे ही है जैसे एलिमेंट के एटम की हमने डेफिनेशन की थी, कंपाउंड के मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हमने की थी, जैसे पॉलीमर के मोनोमर की डेफिनेशन की थी। इसी तरह से हम यूनिट सेल को भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने बताया था यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच possess all the characteristic properties of that solid is called as यूनिट सेल। तो किस तरह से हमने यूनिट सेल को डिफाइन किया था, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हेन यूनिट सेल इज रिपीटेड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस अ क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। जैसे मैं ब्रिक्स है मेरे पास और ब्रिक्स को मैं एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज करता हूं, ढेर सारे ब्रिक्स को, तो क्या बन जाती है, वॉल बन जाती है। तो वॉल यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ब्रिक यानी क्या होगी बच्चों, यूनिट सेल होगी। जैसे हमारे पास बक्से हैं और बक्सों को हम रूम में रख रहे हैं, तो बक्सों का एक डेफिनेट शेप होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा, और उन बक्सों को हम एक के ऊपर एक आजू बाजू में रख रहे हैं, तो जो भी अरेंजमेंट बनेगा बक्सों का उसे क्या बोला जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाएगा। तो इस तरह से भी हम यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच व्हेन रिपीटेड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस फॉर्म्स क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, बराबर है। तो इस तरह से हम यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन पहली वाली जो डेफिनेशन होगी बच्चों, वो ज़्यादा सही होगी, ज़्यादा साइंटिफिक होगी। तो क्या है पहली वाली डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड which represent all the characteristic properties of that crystalline solid is called as unit cell, बराबर है। और हम ऐसा बोलते हैं कि यूनिट सेल कितनी होंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कितनी सेल्स है, इनफाइनाइट सेल्स है, गिन नहीं सकते, इतनी सेल्स है, बराबर है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे, जैसे एलिमेंट को डिस्क्राइब करना हो तो हम एटम की प्रॉपर्टीज बताते हैं, मतलब एटम और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती है, सेम होती है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट व्हिच रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। तो हमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना हो तो हम एटम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं और उसके ऊपर से हम सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब करना हो, उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना हो, तो हमें यूनिट सेल को ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल की जरूरत पड़ती है। टू डिस्क्राइब क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सेम as that of the explanation of unit cell। जैसे हम यूनिट सेल को डिस्क्राइब करते हैं वैसे हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम यूनिट सेल को डिस्क्राइब करेंगे टू डिस्क्राइब
क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमें यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए, परफेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए, परफेक्टली डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। तो हमें 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है और इन 6 पैरामीटर को हमने ग्रुप किया है 2 क्लासेस में। एक है एज लेंथ, इसमें 3 आएगी लेंथ। लेंथ हमेशा बच्चों हम बी से डिनोट करते हैं, ब्रेथ विड्थ जिससे बोलते हैं हम वो ए से डिनोट करते हैं, एंड हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो यूनिट सेल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें 6 पैरामीटर की जरूरत है। मिनिमम 6 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एन यूनिट सेल। अगर हमारे पास 5 भी पैरामीटर्स रहेंगे, 6th वाला नहीं रहेगा, तो हम यूनिट सेल को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम किसी भी यूनिट सेल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें 6 पैरामीटर की जरूरत है। और 6 पैरामीटर को हमने क्लासीफाई किया है 2 क्लासेस में। 3 एज लेंथ नाम से जाने जाते हैं और 3 इंटरफेशियल एंगल के नाम से जाने जाते हैं। तो एज लेंथ, लेंथ विड्थ एंड हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऐसा भी बोल सकते हैं। तो लेंथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल बी, तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेंथ इज डिनोटेड बाय बी, विड्थ और ब्रेथ इज डिनोटेड बाय सिंबल ए, एंड हाइट इज डिनोटेड बाय सी। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। दूसरा इंटरफेशियल एंगल। अब हमने देखा है कि यूनिट सेल जो है वो 3 डायमेंशनल एंटिटी है और उसमें शार्प एजेस होते हैं, स्मूथ फेसेस होते हैं। तो इन फेसेस के बीच में जो एंगल होता है उसे क्या बोला जाता है, इंटरफेशियल एंगल बोला जाता है। ऐसे 3 इंटरफेशियल एंगल को हमें स्टडी करना है। एक इंटरफेशियल एंगल है अल्फा। अब अल्फा क्या है, तो अल्फा इज एन एंगल बिटवीन द लेंथ एंड हाइट। अल्फा क्या है, एंगल है बिटवीन लेंथ एंड हाइट। समझो ये लेंथ है यूनिट सेल की और ये समझो इधर देखिए, समझो ये यूनिट सेल की लेंथ है और ये हाइट है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। तो अल्फा इज एन इंटरफेशियल एंगल बिटवीन लेंथ एंड हाइट। बीटा जो है वो एंगल है विड्थ एंड हाइट के बीच में का, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो। तो बीटा इज एंगल बिटवीन द विड्थ ऑफ यूनिट सेल एंड हाइट ऑफ द यूनिट सेल, तो इसे बोला जाता है बीटा। एंड गामा, गामा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, तो इसे क्या बोला जाता है, गैमा एंगल बोला जाता है। तो लेंथ एंड विड्थ के बीच में का जो एंगल होता है उसे क्या बोला जाता है, गैमा। तो देयर आर 3 इंटरफेशियल एंगल्स। एंगल बिटवीन द 2 एडजेसेंट फेसेस are called as interfacial angles. There are 3 types of interfacial angles: alpha, beta and gamma. Alpha is an angle between length and height, beta is angle between width and height, and gamma is the angle between what, length and width. तो इस तरह से ये 6 पैरामीटर अगर हमें मालूम होते हैं तो हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। To explain or to describe or to define a crystalline solid completely or unit cell completely, we require at most 6 parameters, 3 edge length and 3 interfacial angles. तो ये interfacial angle and edge length आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। तो हमने यूनिट सेल देखा है। अब यूनिट सेल को हम जब कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे बच्चों, तो क्या होगा रे, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाएगा। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल हो गए। अब उसके बाद हमें देखना है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किसे कहेंगे, तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस हमने एक तैयार किया हुआ स्ट्रक्चर है। जैसे डीएनए और आरएनए हम देख नहीं सकते आंखों से, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमें मालूम है। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल से हम आरएनए एंड डीएनए का मॉडल तैयार कर सकते हैं, बराबर है। वैसे में यूनिट सेल या क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे है ये देख नहीं सकता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद मैं उसका मॉडल बना सकता हूँ। वो मॉडल यानी अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाने वाला मॉडल है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। जैसे हमारा घर बना नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं कि जिससे हम घर बनने से पहले ही अपना घर 3D में कैसे दिखेगा ये देख सकते हैं। वो 3D वाला कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम के अंदर जो हमारा 3D हाउस है वो क्या है, लैटिस है। उसके जैसे ही हमारा घर बनेगा, बराबर है। तो इस तरह से लैटिस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लैटिस जो है ये एक मॉडल जैसा है जो हम बनाएंगे बॉल एंड स्टिक मॉडल से। बॉल दिखाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड स्टिक जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को दर्शाता है। तो इनका इस्तेमाल करके जब मैं स्ट्रक्चर तैयार करूंगा, मॉडल तैयार करूंगा, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, क्रिस्टल लैटिस। तो हाउ कैन वी डिफाइन क्रिस्टल लैटिस। और
regular arrangement of constituent particle like atoms, ions or molecule having similar environment in three-dimensional space is called as crystal lattice. तो हम कैसे बोल सकते हैं crystal lattice को? A regular arrangement of constituent particle like atoms, ions or molecules having similar environment in three-dimensional space throughout the crystalline solid is called as crystal lattice. तो इस तरह से हम बच्चों क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन कर सकते हैं. समझ में आई? अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैविंग सिमिलर एनवायरनमेंट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस. अब लैटिस यानी क्या? लैटिस किसे बोलेंगे? तो लैटिस एक स्ट्रक्चर है जो हमें मिलता है बाय वीविंग द स्ट्रिप्स ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टली एंड लैटरली. बराबर है? वर्टिकली एंड लैटरली अगर मैं पेपर स्ट्रिप को व्यू करूंगा तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे मैं क्या बोलता हूं? लैटिस बोलता हूं. तो देखो ये वर्टिकल पेपर स्ट्रिप है और इन वर्टिकल पेपर स्ट्रिप को हमने व्यू किया किसके साथ? हॉरिजॉन्टल पेपर स्ट्रिप के साथ. तो देखो क्या तैयार होगा रे? एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार हुआ. बराबर है? और मैं इनको ऐसा जोड़ देता हूं तो विंडो जैसा क्या तैयार होगा? विंडो जैसा क्या तैयार होगा? स्ट्रक्चर तैयार होगा. तो ये पेपर स्ट्रिप्स है और इनको जब हम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली व्यू करते हैं तो जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस बोलते हैं. अब एक विंडो तैयार हुई, ऐसे अनेक विंडो अगर तैयार होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? लैटिस कहेंगे. जैसे हमारी विंडो है, देखो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रिक्स के अरेंजमेंट है तो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तैयार होता है. उसको हाइट भी है, लेंथ भी है और विड्थ भी है. तो वो विंडो यानी क्या है रे? एक लैटिस का पार्ट है. जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उसमें ढेर सारे हेक्सागोनल होल्स रहते हैं. एक होल यानी क्या है? यूनिट सेल जैसा है. तो मधुमक्खी का छत्ता यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एक हेक्सागोनल होल यानी क्या है? यूनिट सेल है. तो छत्ता जिस तरह से दिखता है वो क्या है? लैटिस है. तो पूरा छत्ता को हम क्या बोल सकते हैं? लैटिस बोल सकते हैं. तो लैटिस इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकल शेप ऑब्टेन्ड बाय वीविंग हॉरिजॉन्टली पेपर स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. तो इस तरह से हम लैटिस को डिफाइन कर सकते हैं. तो क्रिस्टल लैटिस हमें समझ में आ गया. अब हम देखेंगे लैटिस पॉइंट और पोजीशन और साइड्स किसे बोलते हैं. लैटिस पॉइंट, लैटिस पोजीशन और लैटिस साइड्स क्या है? तो यहाँ पे जो हमने क्रिस्टल लैटिस देखा है, इस क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टेंट पार्टिकल की भी पोजीशन रिप्रेजेंट की हमने बाय बॉल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमने दिखाया बाय स्टिक्स. अब जहां जहां क्रिस्टल लैटिस में कांस्टेंट पार्टिकल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो उन रीजन्स को जहां पे कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या लैटिस पोजीशन या फिर क्या बोलते हैं? लैटिस साइड बोलते हैं. तो हाउ कैन वी डिफाइन लैटिस पोजीशन, लैटिस साइड और लैटिस पॉइंट्स? The positions occupied by constituent particle like atoms, ions or molecule in crystal lattice are called as lattice point or lattice position or lattice sites. बराबर है? तो क्रिस्टल लैटिस में जहां जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने जगह ऑक्यूपाई की है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, पोजीशन या फिर लैटिस साइड्स बोलते हैं. जैसे हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया और प्रोग्राम में हमने मेहमानों को बुलाया और मेहमानों को बैठने के लिए कुर्सियों की अरेंजमेंट की. तो कुर्सी आने क्या है? लैटिस पोजीशन है और वहां मेहमानों ने बैठना चाहिए ऐसा अपेक्षित है हमें. तो मेहमान कहाँ बैठेंगे? तो जहां हमने अरेंजमेंट किए हैं वहां पे. हमने वहां पे किसके अरेंजमेंट की है? चेयर्स के अरेंजमेंट की है. तो चेयर्स, खाली चेयर्स यानी क्या है? लैटिस पोजीशन है एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट जो भी मेहमान है वहां पे वो बैठ जाएंगे. तो जो अरेंजमेंट यानी कुर्सियों की जो अरेंजमेंट है दैट इज क्रिस्टल लैटिस एंड हर एक कुर्सी जो है वो क्या दिखाती है? लैटिस पोजीशन को, लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है. तो हाउ कैन वी डिफाइन लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड? The positions occupied by constituent particle like atoms, ions or molecules in crystal lattice are called as lattice point or lattice sides or lattice position. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब हम क्रिस्टल लैटिस निकालेंगे तो क्रिस्टल लैटिस में ये जो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या होते हैं? कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइंस इन क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स, ऐसा भी बोला जाता है.
तो जब हम क्रिस्टल लैटिस ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कई सारे जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी क्या होगा, लैटिस पॉइंट होगा। इस तरह से भी हम लैटिस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ lines in a crystal lattice are called as lattice points or position or lattice sites। लेकिन पहली डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा साइंटिफिक है। कौन सी डेफिनेशन? पहली वाली, the positions occupied by the constituent particles in crystal lattice is called as lattice point or lattice site or lattice position। अब इसके बाद हमें स्टडी करना है किसे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस को। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस भी बहुत आसान है, नोट्स मैंने आपको कल ही भेज दिए, सबको मिल गई होगी, अब कोई नोट्स के लिए परेशान नहीं होगा। तो पोजीशन इन क्रिस्टल लैटिस, तो ये जो समझो क्रिस्टल लैटिस है, अब देखो मैं यहाँ पे ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस तरह से अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल को रिपीट करते जाऊंगा तो क्या होगा रे, हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मिलते जाएंगे पीछे वाले यूनिट सेल्स हैं। तो ये देखो लाइंस जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी क्या, लैटिस साइड्स है, लैटिस पॉइंट्स है। तो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैटिस पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए, अब पोजीशन इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट अ लैटिस पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स अ लैटिस पॉइंट। अब यूनिट सेल जब बनेगी या क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनेगा तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो एटम्स होंगे, आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, अपने अपने पोजीशन पर आके विराजमान हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑल दिस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई देयर पोजीशंस, ऑक्यूपाई करस्पॉन्डिंग लैटिस पोजीशन एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होगा बच्चों, तो सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई होने चाहिए, ऐसी अपेक्षा रहती है। लेकिन हर बार सारे के सारे लैटिस पोजीशन ऑक्यूपाई होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑल और सम लैटिस पॉइंट्स गेट ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। जब सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, परफेक्ट है, आइडियल है, स्टैंडर्ड है। लेकिन किसी कारण की वजह से कोई पार्टिकल अगर पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाया तो पोजीशन क्या रहेगी, खाली रहेगी, वो पोजीशन क्या रहेगी, वैकेंट रहेगी। ऐसे वक्त हम उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहेंगे, डिफेक्टेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हर बार कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते ही है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन क्रिस्टल लैटिस ऑल और सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स गेट ऑक्यूपाइड और सम लैटिस पॉइंट गेट रिमेन्स वैकेंट, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस में सारे के सारे पोजीशंस ऑक्यूपाई होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई होंगे तो कुछ लैटिस पॉइंट क्या हो सकते हैं, वैकेंट भी हो सकते हैं। अब यूनिट सेल की ज्योमेट्री क्या होगी, तो बाय जॉइनिंग दीज लैटिस पॉइंट्स विथ ईच अदर बाय मींस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो भी लैटिस पॉइंट्स हैं उन सबको हम एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे और जो ज्योमेट्रिकल शेप तैयार होगा, जो भी आकार तैयार होगा, वो हम कहेंगे कि इट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ यूनिट सेल। समझ में? तो क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स क्या है? पहला हमने बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइंस आर नथिंग बट द लैटिस पोजीशंस। दिस पोजीशंस गेट ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। हमेशा सारे पोजीशन ऑक्यूपाई होंगे ऐसा नहीं होता। जब सारे पोजीशन बराबर ऑक्यूपाई होंगे तो क्रिस्टल विल बी आइडियल, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो। लेकिन कई बार डिफेक्ट तैयार होते हैं तो सारी की सारी पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं हो जाती। इसलिए हमने दूसरा पॉइंट बताया, इन क्रिस्टल लैटिस ऑल और सम लैटिस पॉइंट्स गेट ऑक्यूपाइड, मींस सम लैटिस पॉइंट रिमेन्स वैकेंट। बराबर है। एंड तीसरा हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बताया था, जब हम इन लैटिस पोजीशंस को ज्वाइन करेंगे बाय मींस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो जो भी ज्योमेट्रिकल शेप उभर कर सामने आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। बराबर है। तो यूनिट सेल इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग ऑल द लैटिस पॉइंट्स बाय मींस ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंड जो भी ज्योमेट्रिकल शेप मिलेगा दैट विल बी द शेप ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर से हमने यूनिट सेल को क्या किया है, क्लासिफाई किया है बच्चों।
प्राइमरी और प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड दूसरा है नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर से हमने यूनिट सेल को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एक कैटेगरी है सिंपल यूनिट सेल, और उसे ही क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। तो सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे बोला जाएगा? तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, बाकी कहीं पे भी पार्टिकल नहीं होगा, सिर्फ कहाँ होंगे पार्टिकल्स, कॉर्नर पे। जब ऐसा होगा तो उस यूनिट सेल को क्या बोला जाएगा, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, ions or molecules are present only at the corners of unit cell are called as simple or primitive unit cell। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बाकी कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी किसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल पे प्रेजेंट रहेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हाउ कैन यू डिफाइन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल? द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड एज सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरी जो कैटेगरी है बच्चों वो है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और उसे क्या बोला जाता है, सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल किसे बोला जाएगा? तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ और कहीं दूसरी जगह पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। The unit cell in which constituent particles are present at corners as well as some other positions also are called as non-primitive or centered unit cells। मतलब इस यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा और कई जगह पे प्रेजेंट रहेंगे, और ऐसा होगा तो उस यूनिट सेल को हम बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसको हमने अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया है। एक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ में एक बॉडी के सेंटर पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एट द सेंटर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर होगा तो बॉडी सेंटर। दूसरी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल जो है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हर फेस के सेंटर में रहेंगे। ऐसा रहा तो उस यूनिट सेल को क्या बोला जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ईच फेस के सेंटर में कॉन्स्टेंट पार्टिकल रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बराबर है। तीसरा जो है वो है एंड सेंटर्ड। तीसरा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे बोलेंगे, तो ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ वो कहां पे होंगे, कॉर्नर के साथ साथ कहां पे होंगे, टू अपोजिट फेसेस के सेंटर में। टू अपोजिट फेसेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। The unit cell in which constituent particle like atoms, ions or molecules are present at the corners of unit cell as well as at the center of two opposite parallel faces is called as end centered unit cell। तो सेंटर्ड यूनिट सेल को इस तरह से हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से
ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हमने क्या देखा? यूनिट सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर बोलो या फेस सेंटर बोलो या एंड सेंटर बोलो, ऐसे जगह पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा? नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो आज बच्चों में यहीं पे रुक जाते हैं, कल के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।